भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री माननीय नामदार अजय कुमार मिश्राजी दोन दिवसासाठीच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या लोकसभेच्या प्रवासाच्या निमित्तानं धाराशिव जिल्ह्यामध्ये आले। सकाळी त्यांनी बूथची बैठक घेतली वाघोलीला 35 क्रमांकाच्या, त्या ठिकाणी लाभार्थ्यांशी संवाद साधला। त्यानंतर पार्टीच्या काही 2 बैठका दीपक नगरला त्या बंजारा समाजाच्या सोबतच्या भगिनीशी आणि तिथल्या गावाची त्या ठिकाणी संपर्क साधला। त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय खेळाडू आपल्या जिल्ह्यातील जे आहेत त्यांच्याशी संवाद साधला, जन औषधी केंद्रालाही भेट दिली आणि त्यानंतर आता प्रमुख कार्यकर्त्याशी त्यांनी संवाद साधला। एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता, जिल्ह्याचा सरचिटणीस, जिल्हाध्यक्ष, आमदार, 2 वेळेचे खासदार आणि आता केंद्रीय राज्यमंत्री असा त्यांचा दौरा आहे। एक प्रखर देशभक्त आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कट्टर कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख आहे। आदरणीय मिश्राजी से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना यहाँ के धाराशिव के पत्रकारों से आप संवाद कीजिए। अभी जैसे जिला अध्यक्ष जी ने बताया, लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्रीय समिति के नेतृत्व में हो रहा है। उसी क्रम में आज धाराशिव लोकसभा में आने का मुझे अवसर मिला और इस दौरान मैं कल आया। उसके बाद पार्टी के संगठन की कुछ बैठकें हुई। हमारे जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी थे, प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके विषय में चर्चा हुई और कई संवेदनशील मसलों पर भी हम लोगों की बातचीत हुई, जिस पर हम आगे काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश ने जैसे औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम क्रमशः छत्रपति संभाजी महाराज नगर और धाराशिव ऐसे करने का एक प्रस्ताव किया है, तो निश्चित रूप से वो हम सब की संवेदना के बहुत निकट है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उस्मानाबाद का नाम भी शीघ्र बदल करके धाराशिव पूरी तरह से उल्लेखित किया जाए, ऐसे प्रयास होंगे। उसके साथ ही एक बात और भी उभर करके आई है कि चूंकि ये हैदराबाद के निजाम की जो रियासत थी उसके क्षेत्र में ये आता था, तो उस दौरान जो कुछ समय बाद मिली 17 सितंबर 1948 को, तो उस दिवस को भी हम अगले वर्ष से ठीक ढंग से मना सकें, ऐसी यहाँ के लोगों की और हमारे कार्यकर्ताओं की संवेदना है। हमारे जो विधायकगण हैं लोगों की भी ऐसी शुभेच्छा है, तो ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जैसे हर मकान, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, गैस का सिलेंडर, शौचालय, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ 1 नेशन 1 राशन कार्ड और फ्री राशन, ऐसी अनेकों योजनाओं के साथ हर घर नल से जल, ऐसी जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें से कई योजनाएं ऐसी हैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में गिनी जाती हैं। चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवा संबंधी स्वास्थ्य बीमा की योजना हो, हमारी जल संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है, हमारे टॉयलेट्स जिससे हमने 9 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उपलब्ध कराए हैं, 8 करोड़ से ज़्यादा फ्री गैस के सिलेंडर दिए। इस तरह से अनेक कामों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आए, उसके लिए हम नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, जिसमें हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक छात्र को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। पूर्व के समय में इस तरह का एक वातावरण बना था कि मानो हिंदी हमारी स्थानीय भाषाओं की विरोधी, जबकि ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने मैकाले के समय जो 1860 में नींव डाली थी, उसके क्रम में ही इस तरह का वातावरण बन गया था कि लगता था, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी स्थानीय भाषाएं और हिंदी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है और प्रत्येक छात्र को जब स्थानीय भाषा में, उसकी अपनी भाषा में जब प्राथमिक शिक्षा मिलती है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति में भी विस्तार होता है। और आज जो लोगों का एक सर्वेक्षण आया कि अभी अंग्रेजी में सारी चीज़ें करने की वजह से हम अपने देश की जो क्षमता और योग्यता है उसका केवल 10% ही उपयोग कर पा रहे हैं, और 10% में 2014 के बाद हम लोग इतनी तेजी से उभरे हैं। अगर हम 100% अपने देश की प्रतिभाओं का उपयोग कर सकेंगे, जो स्थानीय भाषा में ही प्राथमिक सबसे अच्छा उसी में सोचता है, उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा धारा 370 की बात हो या इस देश के ऐसे सभी संस्थानों की जो हमारे सम्मान के प्रतीक थे, उनका सम्मान पुनर्स्थापित करने की बात हो। इसके अलावा देश की सीमाओं की सुरक्षा, दुनिया के देशों से अच्छे संबंध बनाना, उन सब दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
लगातार काम कर रही है। उन सब कामों को लेकर के आज लोकसभा प्रवास के दौरान मेरी अपने कार्यकर्ताओं से बात हुई, संगठन के क्षेत्र में भी बात हुई और लोगों तक ये सारी बातें पहुँचे। जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसका उपयोग लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में हो, इस दृष्टि से ये यात्रा है और इसमें हम लोगों की बात। सर, इसमें आपका जो मतदार में आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपका विकास का विजन क्या है इस मतदार संघ के? देखिए, इस मतदार संघ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये हमारे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि पिछले जो 2.5-3 साल का समय विधानसभा चुनाव के बाद रहा, तो केंद्र की सरकारों का पूरा लाभ यहाँ पर नहीं आ पाया। तो अभी जो एक हमारा विषय है वो हमारे विधायक जी ने उस विषय को रखा, जिलाध्यक्ष जी ने भी रखा, माँ तुलजा भवानी के जो मंदिर कॉरिडोर है उसका भी एक विस्तार और विकास हो। दूसरा, रेलवे लाइन वो हमारी मंजूर हो गई है, उसके लिए इस बजट में हम उसको ला करके उस काम को प्रारंभ कर सकें। सड़कों का जाल बिछे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से हम गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ सकें, ये सारे विषय हमारे हैं। और उसके साथ साथ सोलर पावर के लिए ये क्षेत्र एक बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियों की स्थापना यहाँ पर हो सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता लगातार उस पर काम कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। ये जरूर हुआ कि एक पार्टी विशेष के द्वारा धोखा देने के कारण हम लोगों को 2.5-3 साल खराब हुए। जनता ने तो हमारे पक्ष में मतदान किया था और हमको सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये ऐसी स्थिति रही जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में उस समय सरकार थी जिससे महाराष्ट्र कम से कम 5 से 10 वर्ष पीछे चला गया। हम उस सब की पूर्ति करने की कोशिश करें। सर, आप लोकसभा का मुआयना कर रहे हैं, एक दिन से आज शुरुआत की है, क्या कमी आपको नजर आई है काम करते समय? जैसे खासदार रहे होंगे या क्या कमी आपको नजर आई है? कमी किस तरह की? संगठनात्मक कमी आई है या कोई कमी नहीं है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी एक बूथ और एक घर तक पहुंची। आपने भाजपा का जो मिशन 45 है उसमें उस्मानाबाद चुनाव क्षेत्र आता है क्या? मिशन 45 ने 48, तो स्वाभाविक रूप से उस्मानाबाद भी आता है। तो अलायंस किसी के साथ होगा? शिंदे गुट जो है यहाँ का शिवसेना का, एनडीए ही चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा सर उम्मीदवार कौन अभी उम्मीदवार के लिए चर्चा हो गई, उम्मीदवार के नाम पे कोई चर्चा हो गई? एक साल से अधिक चुनाव में समय है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। लोकतांत्रिक परंपरा से समय आने पर हम प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और ऐसा चुनाव जरूर करेंगे जिसमें आप कमल के फूल पर ही बटन दबाओगे। शिवसेना का जो शिंदे गठ है, वो शिवसेना का शिंदे जो गठ है अभी तक एनडीए में नहीं आया। तो ये अब जब हम एक साथ सरकार चला रहे हैं तो वो नहीं आया तो पाले पर होगा, आ जाएगा। सर, आपने धोखे की बात की, अभी आप बात करते हैं धोखे की बात कर रहे हैं। धोखा किस तरफ से मिला है और उसका प्रयास क्या रहेगा आपका? इसका आप निर्णय करो, धोखा किस तरफ से मिला ये तो आप भी निर्णय कर सकते हो। हम और आप मान लीजिए एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, इन 2 लोगों के खिलाफ लड़े, तो जो छोड़ के जाएगा उन दोनों के साथ जिन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, तो धोखा तो उसने दिया, वही गद्दार हुआ। वो गद्दार हो जाएगा जो छोड़ के नहीं गया। धाराशिव और संभाजी नगर का जो नामकरण है अभी तो उसका स्टेज क्या है, कितने दिनों का इंतजार लोगों को? देखिए, अभी प्रदेश सरकार ने उसका प्रस्ताव विधानसभा में शायद पारित कर दिया है और वो चला गया है, उस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। सर जी, लव जिहाद के कायदे को लेकर बहुत बड़ी मांग हो रही है, मोर्चे निकल रहे हैं स्थानिक स्तर पे। देखिए, जो भी क्या संकल्प रहेगा? देखिए, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, हमारा भारत का जो इतिहास रहा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें माताओं बहनों का सम्मान और सबको एक साथ ले चल करके परंपरा है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे समाज को विघटन के लिए ले जाएंगी या हमारे समाज पर उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, उन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश समाज के द्वारा भी होनी चाहिए। और जब समाज से बात उठती है तो सरकार भी उस पर निर्णय लेती है। क्या प्रायोरिटी लेगी लोकसभा इलेक्शन? मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना, सामाजिक शैक्षिक रूप से लोगों को ताकतवर बनाना, आर्थिक रूप से लोगों को ताकतवर बनाना, रोजगार के अवसर
अवसर देना, सड़कों को, गाँवों को सड़कों से जोड़ना, गाँवों का विकास होना, गाँव के माध्यम से देश का विकास होना, यही उद्देश्य। आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत कितने गांव विकसित हुए, महाराष्ट्र में कितने हुए और उस्मानाबाद जिले में कितने हुए? देखिए ऐसा है, आदर्श सांसद ग्राम योजना जो है उससे मैं भी सांसद हूँ। मैंने प्रत्येक वर्ष में 2-2 गांवों का विकास किया है। और ऐसे आदर्श सांसद योजना कोई सरकारी योजना नहीं है, ये मोदी जी के आह्वान पर हमारे सांसदों को उन्होंने प्रेरित किया था कि क्या आप अपने लोकसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जिनको आप विकसित कर सकते हैं, तो वो काम करने का प्रयास हमारे सांसदों ने किया है और बहुत बड़े पैमाने पर उसके परिणाम आए। जहाँ तक आप उस्मानाबाद की बात करेंगे तो उस्मानाबाद में ये तो बात ठीक है कि चुनाव जो सांसद हैं वो मोदी जी के नाम पर ही जीते, लेकिन बाद में उनका रास्ता बदल गया। अब उन्होंने क्या किया, अब राहुल गांधी से तो नहीं पूछ सकते सांसद आदर्श ग्राम में उन्होंने क्या किया, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए बहुत मजबूती से कह सकते हैं हमारे सभी सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम में बहुत अच्छा काम किया। 2024 में फिर से राणा तेजस्वी सिंह पाटिल लोकसभा की उम्मीदवार होंगे क्या? ये बात तो आप कहो, हम तो अभी हमारी पार्टी निर्णय करेंगे ना। अभी आपको कुछ अंदाज होगा कौन उम्मीदवार हो सकता है? आपकी बैठक में कुछ मंथन होगा? आप देखिए, नहीं ये अभी ये विषय नहीं है, हमने जो विषय थे वो आपके सामने रखे हैं, सामने रखे हैं। अभी उसमें समय, अभी 1 साल से ज्यादा समय है चुनाव का। चंद्रपुर में तो उम्मीदवार जाहिर किया ना अभी है? चंद्रपुर गांव में तो अभी उम्मीदवार जाहिर किया लोकसभा का। नहीं अभी कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी अभी ऐसा ये आप लोग निष्कर्ष लगाते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें पूरी तरह से लोकतंत्र है, पंचायती व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, संगठन निर्णय करता है, और संगठन का जब समय आएगा तो वो बैठक होती है। कोई चेहरा तो तय होगा सर? चेहरा तो तय किया होगा संगठन में? चेहरा तो तय किया होगा? अभी संगठन बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन, बहुत सारे काम है। चेहरा तय करने का जब समय आएगा तो तय कर लेंगे। तो आपको बताइए कोई इनकमिंग वाला है? अभी हम लोग देखिए इस सब विषय में आप तो अंदाज लगाइए, आप अपना अनुमान लगाइए, लेकिन हमारा जो है मैंने फैक्ट आपको बताया, इसके अलावा कुछ नहीं। दरवाजे खुले पार्टी में? पार्टी में जो लोग इस तरह के होते हैं वो लोग आते हैं, इसको हम लोग मना नहीं कर सकते। कई बार आप लोग देखते भी हैं कि ऐसे होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से है जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, ऐसे लोग आते हैं। सर एक सवाल ये कैसा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारे जिले के कई सालों से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। हमारे विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की ऐसी कोई जिम्मेदारी हो सकती है? उसमें देखिए ऐसे होता है कि फसल बीमा के लिए प्रदेश जो है वो एक नोडल एजेंसी को नियुक्त करते हैं। वो नोडल एजेंसी बीमा करती है, उसके बाद उसमें जिस तरह का होता है वो आकलन करके फसल बीमा का जो मुआवजा होता है वो देती है। आपके विधायक जी ने उसके लिए काफी प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने उस पर प्रयास किया है, अपने उसमें पैसा मिल भी गया है, कुछ बाकी है, उसके लिए प्रयास जारी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद के लिए कौन बढ़ावा दे रहा है, कर्नाटक सरकार या महाराष्ट्र की सरकार या विरोधी पक्ष? उस मामले को हल कर लिया जाएगा। गृह मंत्री जी ने सीधे हस्तक्षेप किया, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, बहुत जल्दी हम लोग उस बात करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने के बाद भी कर्नाटक सरकार फिर से ये करती है, ठहराव ले लेती है। इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से जब 70 वर्ष से ज्यादा हो गया तब ये मामला हल नहीं हो पाया। हमारे सामने तो अभी आया है, उसको बहुत जल्दी हल कर देंगे। विपक्ष दल मांग कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश किया जाए कर्नाटक, जो मसला चल रहा है। विपक्ष तो क्या क्या मांग करता है उसका हमारा विषय नहीं है, अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। क्या महाराष्ट्र से मुंबई अलग होने का कुछ? अब ये सब आप लोग कहाँ से ऐसी बातें ले आते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी की छोटे प्रदेशों का तो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, छोटे स्टेट का पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। नहीं तो वो अपनी तो ये दोनों स्टेट है, पूरे स्टेट है, इसमें छोटे स्टेट का, ये तो बड़े बड़े स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा की महाराष्ट्र में। जो 48 सीटें हैं उसमें से कितने सीट महिला उम्मीदवार को दिए जाएंगे, क्या प्रोजेक्ट? वो देखिए, हम लोग हमारे यहाँ महिला पुरुष ऐसा भेदभाव हम नहीं करते। हमारे यहाँ महिला
कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से काम करती है पार्टी के लिए और जो भी सुयोग्य उम्मीदवार होता है उसको हम लोग करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हर राज्य में उनको सपोर्ट अच्छा मिला है। अभी आने वाले बताओ कहाँ पर मिला है? नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। 2024 के इलेक्शन में इसका क्या असर होगा क्या बीजेपी की? देखिए, राहुल गांधी की अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनके साथ करीब 100 के करीब वो चलते हैं बस टाइप, तो 100 में कितने आदमी बैठ जाएंगे आप अंदाजा लगा लो। तो करीब 10-10 आदमी बैठे, 1000-2000 आदमी लेके चलते हैं वो, और इससे ज्यादा कभी उनकी यात्रा में आदमी हुए नहीं। जहाँ कहीं कांग्रेस का राज्य है जहाँ पर उनका वहाँ थोड़े बहुत 1000 के 1500 हो जाते हैं, बाकी जगह वही 1000 रहते हैं, 100-200 लोग जुड़ते हैं, तो मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की है। पहले भी वो वीर सावरकर को गाली देते थे, आज भी वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं। उन्होंने देश के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी बात नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं। सर, आपकी जिला पहले से ही नीति आयोग ने घोषित कर रखा, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि इस समय हम लोग वो बैठक नहीं कर सकते सरकारी काम, जब मैं दोबारा आऊँगा तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। आने वाले चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के, बीजेपी के सारे सवाल यार आप क्या टारगेट मान के चल रही है, कितना माइंडेड मान के चल रही है बीजेपी कि कितना आना चाहिए लोकसभा और विधानसभा? देखो, ऐसे बीजेपी ने पिछली बार कितनी सीट पे लड़ा था? हमने कितना सीट नहीं, 150 से कम लड़े, 145 में हम 106 लाए, 145 में 106 लाए। तो आप स्ट्राइक रेट देख लो, लगभग 70%, उससे अब बढ़ा है। अब हमारा जनाधार भी उड़ रहा है, तो आप मान लो 80% तो आ ही जाएगा। 80% का मान लीजिए 160 और 8 8 64, 70 वो जोड़ लो, 230 के करीब आती है। लोकसभा क्या मायने? 48। तो उस्मानाबाद जिले में बड़ी कंपनी या कोई उद्योग नहीं है, यहाँ के बच्चों आएगा। अब भाजपा आई है तो आएगा। 8 साल हुए ना? नहीं, अब तो 8 साल में ये 3 साल ही खा गए ना। वो कोरोना था। जो योजना थी वो खत्म कर दिया। नहीं, वो कोरोना था 3 साल। नहीं, 3 साल का, हाँ वो कोरोना ही समझिए। या ठिकाणी लोकसभा प्रवास योजनेचे आमचे महाराष्ट्राचे प्रभारी वो एक माजी तरह से मंत्री महाराष्ट्र को कोरोना ही लग गया। माजी मंत्री अब वैक्सीन हम लगा रहे हैं, चिंता मत करिए। बाळा भेगडे साहेब जे मावळचे आमदार आहेत हे या ठिकाणी आलेत. मी सर्व पत्रकार बंधूंचे आदरणीय मिश्राजींच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो आणि खूप खूप धन्यवाद देतो.